प्यारे बच्चों, मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने पाठ संख्या 3 मैट्रिसेस आव्यूह के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसमें हमने आव्यूह के बारे में पढ़ा। आव्यूह कितने प्रकार की होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके सवाल कैसे बनाए जाते हैं, वो हमने सीख लिया है। तो आव्यूह में हम जानते हैं कि आयताकार आव्यूह होती है, स्तंभ आव्यूह होती है और पंक्ति आव्यूह भी आव्यूह का एक प्रकार है। आयताकार आव्यूह जब कहते हैं जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अलग हो, या ये भी कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से यदि अलग है किसी आव्यूह में, तो उसको हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। और एक पढ़ा होगा आपने वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसमें कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यानी कि रोज़ की संख्या और कॉलम की संख्या यदि बराबर होती है, तो उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये वर्ग आव्यूह के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो सारणिक किसे कहते हैं, तो आज हम सारणिक के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है सारणिक। आज का जो चैप्टर, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सारणिक किसे कहा जाता है। देखिए यह सारणिक या डिटर्मिनेंट्स, अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स और हिंदी में सारणिक, यह उसकी परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होती है जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहा जाता है। वर्ग आव्यूह जो भी आपकी है उसके संगत एक संख्या यदि आती है, तो उस संख्या को हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अर्थात यदि m वर्ग आव्यूह का समुच्चय, कैपिटल M वर्ग आव्यूह का समुच्चय और k सभी संख्याओं जिसमें वास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं शामिल हैं का समुच्चय है, और f फलन m से k में है, इस तरीके से कि f बराबर स्मॉल k के द्वारा परिभाषित है, जहां a कैपिटल A तो m का अवयव है यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, और स्मॉल k का अवयव है यानी कि कोई भी वास्तविक या सम्मिश्र संख्या है। समझ में आया? तब fa का सारणिक कहलाता है। इसे हम a मतलब कैसे करते हैं कि मॉड का जैसा साइन होता है मापांक का, उसी तरीके का चिन्ह है। ये भी दो लाइनें सीधी खड़ी हुई के बीच हमने a रख दिया, या DETA रख दें, या डेल्टा या एक त्रिभुज के आकार में बना दें, तो भी इसको निरूपित किया जा सकता है। सारणिक a इसको भी कहते हैं, DETA को भी सारणिक a ही कहा जाता है और डेल्टा को भी सारणिक ही कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि सारणिक है क्या? वर्ग आव्यूह के संगत आने वाली वह संख्या जो उस वर्ग आव्यूह से रिलेट कर रही है, उस संख्या को हम सारणिक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक और इसका बिंदु है यह, जो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक भी नहीं होता है, क्योंकि सारणिक में जितनी पंक्ति होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे a बराबर है 2 3 5 1 2 -1, तो यदि हम कहें कि भाई इसका सारणिक आप निकालिए, तो निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा इसका सारणिक, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है ही नहीं। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 इसके स्तंभ हैं, यानी इसकी कोटि कितनी? 2/3। तो इसका हम सारणिक नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने लिखा है जो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है उसका सारणिक नहीं होता है, क्योंकि सारणिक में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो यदि हम a बराबर, अगला उदाहरण लेते हैं, या b कर लीजिए, b बराबर हम लेते हैं 1 2 2 1, तो क्या इसका
सारणिक निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकल के आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी बताएंगे कैसे निकलता है। ये समझ में आया? इसका सारणिक हम निकाल सकते हैं कि बी का सारणिक निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है जो आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है उसका सारणिक नहीं निकल सकता, क्योंकि सारणिक होने के लिए जरूरी है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम सारणिक कैसे प्राप्त करते हैं वर्ग आव्यूह से। चलिए, तो आइए देखते हैं कि विभिन्न कोटियों के वर्ग आव्यूह के लिए हम सारणिक कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं एक कोटि या 1/1, यानी कि इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान ज्ञात करें, तो इसको समझिए, बहुत आसान है ये। माना कि ए कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, जिसमें केवल एक ही अवयव है, एक यानी कि एक ही इसमें पंक्ति है और एक ही इसमें स्तंभ है। ठीक है, तो हम सारणिक ए निकालेंगे तो वो इस तरीके से रखेंगे, तो इसका रिजल्ट A11 ही आएगा। जैसे A बराबर है, मैट्रिक्स हमारी मान लीजिए 7, एक ही अवयव है इसमें, यानी कि एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ। तो हम सारणिक निकालते हैं ए का सारणिक हो जाएगा सारणिक 7 और 7 का मान 7 दिया जाएगा। ठीक है, और यदि बी है हमारे पास सारणिक -5, तो इसके लिए सारणिक बी निकालेंगे, तो सारणिक का चिन्ह बनाएंगे -5, ये भी -5 आएगा। ऐसा ना करते हैं कि मॉड की तरह लगा के इसको +5 यानी कि +5 कर दो, नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं 2 कोटि यानी कि 2/2 कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें, 2 कोटि या 2/2 कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करें। तो इसमें 2/2 यानी कि 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो माना कि ए बराबर है वर्ग आव्यूह, 2 ही इसमें स्तंभ हैं, तो A11 A12, और 2 ही इसमें पंक्तियां हैं, तो A21 और A22। ये कोई वर्ग आव्यूह है जिसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो 2, या कह सकते हैं वर्ग आव्यूह तो 2/2 इसकी कोटि है। तो इसके सारणिक तो निकलेगा। कैसे निकलता है इसका सारणिक वो हम समझाते हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा, जो विकर्ण पे जो अवयव हैं उनको आपस में गुणा करना है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि A11 A22, फिर चिन्ह लगेगा बीच में माइनस का, माइनस लगाया, और इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे, तो A12 और A21। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि हम पहले पंक्ति के अनुदिश अगर निकालते हैं, तो A11 रखा हमने, A11 का चिन्ह प्लस क्यों लिया गया वो भी आपको समझाएंगे। पहले समझ लीजिए कि A11 लिया तो पहला स्तंभ डिलीट कर दिया और पहली पंक्ति डिलीट कर दी, क्या रह गया A22 आ गया। ठीक है, ऐसे दूसरे में माइनस चिन्ह क्यों लिया वो भी हम अभी समझाते हैं। उससे पहले माइनस लगा दिया हमने, और A12 लिया तो A12 के लिए दूसरा स्तंभ डिलीट और पहली पंक्ति डिलीट, क्या बचा A21। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हम बताते हैं कि चिन्ह कैसे बदलते हैं। तो देखिए, इसमें जो चिन्ह वाली बात थी वो यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। किसी अवयव के पहले प्लस या माइनस चिन्ह लगाने का नियम क्या है ये समझिए। सारणिक के जिस अवयव को लिया जाता है उस अवयव की स्थिति यानी कि पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या का क्या करते हैं, योग करते हैं। यदि योगफल सम आता है तो अवयव के आगे प्लस का चिन्ह लगता है, और यदि योगफल विषम आता है तो अवयव के आगे कैसा चिन्ह लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो इसको समझिए कि जब हम इसकी स्थिति देखें तो पंक्ति कितनी है, 1,
स्तंभ की संख्या कितनी है? एक और एक जोड़ने पर 2 बना, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह आया। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। एक पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो 1 और 2 को जोड़ने पे कितना आया? 3। तो यहाँ पे 3 कैसी संख्या है? समक संख्या या विषम संख्या है? विषम संख्या है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिए A1 2 के आगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं 3 कोटि या 3/3 कोटि का जो वर्ग आव्यूह होता है उसका हम सारणिक कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए आइए देखिए 3 कोटि या 3/3 कोटि वाले वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम 3/3 यानी कि पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3 है, तो माना कि A बराबर 3 स्तंभ है, तो A11, A11, A12 और A13, ऐसे ही 3 इसके क्या है? पंक्तियां हैं, तो A21 और A31, ऐसे ही A22, A23 और A32 और A33। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें माना कि A बराबर ये वर्गाव्यूह है, ठीक है, और इसमें हम चाहते हैं कि इसका सारणिक निकालें। तो देखिएगा सारणिक A बराबर होगा, सारणी का चिन्ह बनाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, जैसे हमने 2x2 का बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बनाएंगे। ठीक है, जरा देखिए 2x2 भी दोबारा से इसमें बता दिया जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया है तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम पहली पंक्ति के अनुदिश निकाल रहे हैं। वैसे सारणिक हम लिखवाएंगे अभी पॉइंट कि सारणिक किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश निकाला जा सकता है, उसका मान कभी नहीं बदलता है। चलिए उस बात को लिखवाएंगे। अभी हम सिखा रहे हैं कि पहली पंक्ति के अनुदिश अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पहली पंक्ति में 3 अवयव हैं, A11, A12 और A13। तो देखिए सबसे पहला अवयव कौन सा है? A11। ठीक है, A11 कैसा चिन्ह देगा? A11 कैसा चिन्ह देगा बताइए भाई? 1 और 1 यानी कि एक पंक्ति एक स्तंभ, एक और एक जोड़ा कितना है? 2। सम संख्या है, विषम संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या का मतलब यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, और A11 रख दिया। ठीक है, अब करते कैसे हैं इसको? पहली पंक्ति डिलीट, खत्म, इरेज, और ऐसे ही पहला स्तंभ इरेज, तो बचा क्या? ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक वाला, तो इसको लिख देंगे ऐसे 2/2 में तोड़ लेते हैं। 2 3 3 2 और 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलते हैं अगले पद पर। अगला पद क्या है? A12। 1 2 का जोड़ कितना होगा? 3। 3 कैसी संख्या है? सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या पे नियम के अनुसार कैसा चिन्ह आना चाहिए? माइनस का। बिल्कुल सही, तो माइनस A12। और यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर A12 के बाद 2/2 का सारणिक आएगा, और वो क्या आएगा वो अभी समझ में आता है आपको। A12 के लिए पहली पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति गायब, दूसरा स्तंभ गायब, तो बचा क्या? A21 और A31, यानी कि A21 और A31, और इधर क्या बचता है? A23 और A33। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक पद और रह गया हमारा, तो इसको लिखेंगे A13। अब A13 के आगे चिन्ह कौन सा आएगा? जो तरीका आपको समझा उससे देखिए आप। 1 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है? 4। 4 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है, तो सम संख्या में नियम के अनुसार हम लिखवा चुके हैं, प्लस आएगा, तो प्लस का A13, और यहाँ पे बन जाएगा क्या? देखो ये पहली पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म, तो ये बचा, यानी कि A21 और A22 और A31 और A32।
इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं, 2/2 को दोबारा से हल करते हैं एक और बार, उसके बाद इसका टोटल जो आंसर है वो निकालेंगे। ठीक है, देखिए A11। अब यहाँ देखिए, हमने अभी 2/2 की समझाई थी आपको, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2, क्योंकि पहली पंक्ति के अबाउट हम यानी कि अनुदिश हम निकालेंगे सभी में। ठीक है, तो देखिए पहला अवयव क्या है इसके अंदर, A22 यानी कि 2 और 2 जोड़ के 4, सम संख्या, पॉजिटिव साइन रहेगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम कोष्टक के अंदर प्लस का A22, या प्लस लिखें ना लिखें क्योंकि पहला पद है, प्लस आ रहा है तो उसके आगे कोई चिन्ह ना लिखो, तब भी वो धनात्मक ही माना जाता है। A22, और A22 के लिए हम अगर डिलीट करेंगे तो ये वाली पंक्ति डिलीट और ये वाला स्तंभ डिलीट, तो बचा क्या, A33। ठीक है, अब आगे बढ़े, A23 की तरफ जाते हैं। तो A23 में 2 और 3 है, 2 और 3 का योग कितना हुआ, 5। विषम है कि सम, विषम। ठीक है ना, विषम के लिए चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का, और A23। अब इसमें हम देखें तो ये स्तंभ डिलीट और ये पंक्ति डिलीट, क्या बचा, A32। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से माइनस का A12, अब समझ में आ गया है तो थोड़ा जल्दी करते हैं, A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़े हैं, प्लस का, क्योंकि समझ में आ गया है तो जल्दी करते हैं, A13। और देखिए वैसे भी इसको बताया था कि इसका इसमें गुणा हो, इसका इसमें गुणा, कैची गुणा कर दें आपस में और माइनस का चिन्ह लगा दें। तो A21 A32 माइनस A22 और A31। अब इनको यदि और हल करें, यानी कि A11 का गुणा इसमें कर दें, माइनस A12 का गुणा इसमें कर दें और A13 का गुणा इसमें कर दें, और एक निश्चित मान इसका आएगा, उसको हम वर्ग अवयव A का सारणिक कहेंगे। समझ में आ गया। तो अब कुछ बिंदु है वो आपको इसमें नोट कराते हैं और कुछ सवाल इसके हल कराएंगे। ठीक है, आइए देखिए जैसे ही आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि हम 3/3 कोटि या कोटि 3 के सारणिक कैसे हल करते हैं, तो अब हम इसमें आगे कुछ बिंदु आपको लिखवा रहे हैं। इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को आप नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बिंदु बड़े काम के हैं। और ये जो तरीका आपको समझाया है, इसको भी आप पॉज करके वीडियो आप देख के इसको भी अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए बिंदु पहला है, सारणिक को किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर इसका मान नहीं बदलता है। इसका मतलब ये है कि हम पहली पंक्ति के अनुदिश निकालें सारणिक, या दूसरे स्तंभ के अनुदिश निकालें, या तीसरी पंक्ति के अनुदिश निकालें, या दूसरी पंक्ति के अनुदिश निकालें, या तीसरे स्तंभ के अनुदिश निकालें, मान समान रहेगा, मान नहीं बदलेगा सारणिक का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है, कोटि 3 या 3/3 के सारणिक का मान कोटि 2 या 2/2 के सारणिक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जो कि हमने यहाँ किया है ना। 3/3 को हमने पहले 2/2 में परिभाषित किया, उसको हल किया, उसके बाद ही तो हम उत्तर निकाल पाए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला बिंदु है, कोटि 3 या 3/3 के सारणिक का विस्तार किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश किया जा सकता है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक पंक्ति ये वाली ले लें और दूसरी पंक्ति ये वाली लें और जोड़ दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश आप सारणिक निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर निकाला जाए तो मान लीजिए पहली पंक्ति के अनुदिश निकाला, या दूसरी या तीसरी पंक्ति, 3 तरीके ये हुए। इसे पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के अनुदिश निकाला तो 3 तरीके ही हुए। तो कुल तरीके कितने हैं, 3 आपके पंक्तियां हैं और 3 ही आपके स्तंभ हैं। तो कितने तरीके बनते हैं, कुल मिलाकर 6 तरीकों से हम किसी भी 3 कोटि वाले वर्ग अवयव का सारणिक निकाल सकते हैं। समझ में आ गया इतना। तो देखिएगा अब इसमें हम आगे आपको एक बिंदु और है, एक बिंदु और दिखाते हैं। देखिए अगला बिंदु यह बिंदु है, इसमें
लिखना है आपको या समझना है, गणना को सरल करने के लिए हम सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। यानी कि जैसे अगर कोई सारणी हमें निकालना है, ए बराबर दिया हुआ है 0 0 1 3 0 5 1 2 3, ठीक है, ये कोई वर्गावयु है। इसके लिए हमें सारणी के यदि निकालना है तो हम सारणी बनाएंगे 0 0 1 3 0 5 1 2 3। तो इसमें हम देखें कि पहली पंक्ति में अधिकतम 2 शून्य है और दूसरी पंक्ति में भी दूसरे स्तंभ में भी अधिकतम 2 शून्य है। या तो हम इसका सारणी पहली पंक्ति के अनुदिश निकालें या फिर हम दूसरे स्तंभ के अनुदिश निकालें, तो रिजल्ट तो समान आना है। इसको चेक भी कर लेते हैं और जल्दी से हम निकाल के बताते हैं क्या आएगा इसका रिजल्ट। देखिए, अगर हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने देखिए, डिटर्मिनेंट ए बराबर, देखो पहला पद 0 है ना, पहला पद 0 है। अब 0 बनाएंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या बनेगा 3 1 और 0 के लिए आएगा 0 2 और 5 3। ऐसे ही अगले में -0 हो जाएगा तो अगले के लिए 3 1 और 5 3, ठीक है, और उससे अगले के लिए +1 और ये बनेगा 3 0 1 2। तो ये 0 0 है तो इनको तो लिखो ही मत, इनको तो आपको 0 का गुणा करेंगे आप तो 0 ही आ जाएगा, 0 का गुणा करेंगे तो 0। अगले प्रश्नों में जब भी हम करेंगे तो इसको नहीं लेंगे, तो केवल हमें ये हल करना है, उसमें भी 1 का गुणा है, केवल ये हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 6 -0, यानी कि 6 -0 उत्तर कितना आएगा 6। समझ में आया। इसी को हम दूसरे स्तंभ के अनुदिश निकालते हैं। तो देखिए, तो देखते हैं इसको। अब हम दूसरे स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने पर देखिएगा, दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला स्तंभ है। तो इसमें हम जो हमने वहां किया वो नहीं करेंगे, तो 0 कर लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा होने पे पूरा पद ही 0 होना है। तो इसके अबाउट कोई संख्या नहीं बनेगी, इसके अबाउट कोई संख्या नहीं बनेगी, इसके अबाउट तो बनेगी ना। तो इसके लिए करेंगे हम, इसकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है वो क्या है, तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है कि 3 + 2। तो चिन्ह कैसा आएगा 2 के आगे -2। और अब 2/2 में भी ये टूटेगा, क्योंकि 3/3 को 2/2 में ही हम परिभाषित करते हैं सबसे पहले। तो 2 अगर देखा है तो तीसरी पंक्ति खत्म हो गई और दूसरा स्तंभ खत्म हो गया, तो बचा क्या 0 3 और 1 5, यानी कि 0 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 5 नीचे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसका इसमें गुणा, तो 0 गुणा 5 0 बना, माइनस फिर इसका इसमें गुणा तो 3 है ना, 1 गुणा 3 3, तो -2 बाहर है और -3 अंदर है, तो ये हो गया +6। देखिए यहाँ भी +6 आया था, यहाँ भी +6 आया, तो जो बात हमने लिखवाई थी वो यहाँ पर सिद्ध हो गई कि किसी भी स्तंभ के अनुदिश निकालें या किसी पंक्ति के अनुदिश निकालें, रिजल्ट यानी कि मान समान रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न करते हैं 3/3 का हम हल, और समझिएगा उसको। देखिए यह उदाहरण है, इसमें डेल्टा में लिखवाया था कि डेल्टा भी सारणिक को ही प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा बराबर सारणिक 1 1 2 2 1 3 5 4 9, इसको हमें निकालना है कि ये कितना आएगा। तो देखिए हमने बताया किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश आप प्रसार कर सकते हैं। तो देखें क्या आएगा इसको उत्तर, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली पंक्ति के अनुदिश हम निकालते हैं। पहली
पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर देखिएगा डेल्टा बराबर पहला पद एक है और उसकी जो स्थिति है वो भी एक है, यानी कि सम संख्या आ रही है जोड़कर, तो प्लस का एक बनेगा, तो प्लस का चिन्ह लिखे नहीं, जो वैसे भी धनात्मक माना जाएगा। अगर एक को देखें तो पहला स्तंभ डिलीट और मतलब खत्म, और पहली पंक्ति खत्म, तो बचा क्या 1 4 और 3 9। अब दूसरे पे चलते हैं तो इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति है 1 2 है ना, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 1 2 का जोड़ करते हैं 3 आता है, विषम संख्या यानी कि नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस का 1, और पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म होने पर 2 5 और 3 9। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़े तो इसका जो स्थिति है वो 1 3 है, और 1 और 3 को जोड़ने पर 4 बनता है, यानी कि सम संख्या है, प्लस का साइन लगेगा और 2, और यहाँ पर 2/2 में तोड़ेंगे इसको, तो तीसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति खत्म, 2 1 5 4 2 1 5 4। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए जैसा कि हमने बताया आपको 2/2 का करना सिखाया, कैंची गुणा करिए और माइनस करिए, बहुत ही आसान। तो देखिए 1 का 9 में किया 9 आया, माइनस लगाया 4 का 3 में 12, ठीक है, माइनस का 1, ऐसे 9 दूनी 18, माइनस का 15, ठीक है, प्लस 2 2 गुणे 4 8, माइनस का 5, ठीक है। अब ये हल करके बताया, 1 गुणा ये हो गया -3, माइनस 1 गुणा ये हो गया प्लस का 3 यानी कि 3, और प्लस का 2 गुणा 3, इनको हल करें आप तो ये होता है -3, ये भी -3 और ये प्लस का 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो -6 + 6 यानी कि 0 आपका सारणिक निकल के आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे के सवाल भी सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में यहीं तक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज सारणिक के बारे में जो बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करिए, उदाहरण देखिए, और इन चीज़ों को नोट जरूर अपनी कॉपी पे करते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना भी अति आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।